यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस.एन. सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र बीएड सेकेंड ईयर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण यानी जो हमारा सिलेबस होता है उसको जब तैयार किया जाता है तो कौन कौन से आधार लिए जाते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि कक्षा 5 के हिंदी का पाठ्यक्रम आप तैयार करिए तो आप क्या क्या सोचेंगे, कहाँ कहाँ से आप आधार किस किस चीज़ को बनाएंगे कि हम किस प्रकार से कक्षा 5 के हिंदी के पाठ्यक्रम को तैयार करें। तो वही अगर तैयार करना है किसी भी क्लास का, अगर किसी भी विषय का पाठ्यक्रम तैयार करना है तो कौन कौन से आधार लिए जाते हैं, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। ये आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कुछ भी जो विषय आपके हों, सभी विषयों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण में इसके बाद भी आपको कई वीडियो मिलेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर मेंशन करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। जब तक आप उधर से फीडबैक नहीं देते हैं, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो ऑनलाइन का होता है इसमें सामने कोई नहीं होता है। केवल वही एक माध्यम है कि जिससे हमको पता चलता है कि आप इस वीडियो से, इस क्लास से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हैं तो किस श्रेणी तक संतुष्ट हैं, यानी किस कैटेगरी पे आप हैं, संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कोई सुधार की ज़रूरत है, क्या है, वो आपके कमेंट से ही हमको पता चलता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत रटने रटाने वाली चीज़ें नहीं है। केवल आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको लगभग आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी उसको पढ़ने की। आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर पलटते जाएंगे, आपको याद आता रहेगा कि किस प्रकार से इसको पढ़ाया गया था, क्या बताया गया था, कैसे बताया गया था। तो यहाँ रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं, दर्शन हो गया, उसके बाद समाज हो गया, राजनीति हो गया, आर्थिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया और समय की जो मांग है वो हो गया। आपका ये 7 हेडिंग 8 हेडिंग जो भी है वो कंप्लीट हो गया और इसी में आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर चर्चा करें कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आता है दार्शनिक आधार। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में। शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। दर्शन है क्या? दर्शन जो किसी भी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं पे चिंतन करता है और वह अंतिम रिजल्ट पे पहुंचता है। अगर हम शिक्षा से संबंधित समस्याओं की बात करें तो दर्शन उस शिक्षा की समस्याओं पे निगरानी रखता है और उस पे जो समस्याएं आती हैं उस पे वह चिंतन मनन करके और उसके अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचता है, अंतिम रिजल्ट पे पहुंचता है कि अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए। ये वो तैयार कर लेता है, इसका पूरा खाका वो तैयार कर लेता है और उसको ले जा करके वह शिक्षा को सौंप देता है। कहता है कि आप अपने यहाँ इस चीज़ को लागू कर दीजिए तो उसमें ये सुधार हो जाएगा। तो दर्शन का काम है कि शिक्षा की समस्याओं को पहचानना और उसके समाधान करना। लेकिन समाधान वह बताता केवल है, समाधान करता नहीं है। समाधान केवल बताता है, समाधान करने का काम जो है वह तो शिक्षक का ही है। और शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष में रहेगा और कक्षा कक्ष का मतलब वो शिक्षा जो है वह दर्शन से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं, जो जानकारियां होती हैं, उसको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करने का काम करता है। तो इस प्रकार से दर्शन का काम होता है कि आज की ज़रूरत क्या है, आज की आवश्यकता क्या है, शिक्षा में समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसको खोजने का काम जो है वो दर्शन करता है।
लेकिन उसको लागू करने का काम शिक्षा ही करती है। तो इस प्रकार से हमको जो ज़रूरत है वह बताने का काम दर्शन करता है। दूसरा हो गया सामाजिक आधार। समाज, आप देखेंगे समाज, विभिन्न जो समाज होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक गांव का जो परिवेश होता है, एक नगर का जो परिवेश होता है, एक शहर का जो परिवेश होता है, एक महानगर का जो परिवेश होता है, वो अलग अलग होता है और हर जगह की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो जगह के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जिस समाज की जो आवश्यकता है उसी के अनुरूप वहाँ पे जो है भावी जो पीढ़ी है उसको बनाया जाता है और जिस प्रकार की उसको आवश्यकता है उसी प्रकार के सिलेबस वहाँ पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हैं। अगर हमको अच्छे टीचरों की आवश्यकता है, अच्छे टीचरों की कमी है, तो हम अच्छे डॉक्टरों को तैयार करके हम उससे लाभ नहीं ले सकते हैं, अच्छा इंजीनियर बना के हम लाभ नहीं ले सकते हैं। हमको इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था अपनानी होगी कि जिससे अच्छे अच्छे अध्यापक निकलें। बाकी किसी भी क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हमको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे। तो समाज की मांग क्या है, समाज की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को पहचानने का काम जो होता है उसी के आधार पर फिर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। राजनैतिक आधार क्या है? हम आपको बार बार एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है तो ऐसे भी कई देश हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते, वहाँ पे राजशाही है या वहाँ पे तानाशाही है, इस टाइप का जो वहाँ शासन है वो हो रहा है। तो जहाँ पे जैसी शासन व्यवस्था है उसी शासन व्यवस्था के आधार पे ही शिक्षण कार्य संचालित किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण होता है शिक्षा व्यवस्था पे वो राज्य का ही होता है और राज्य में जिस प्रकार का शासन होता है वह शासक चाहता है कि उसी प्रकार से जो वह चाहता है उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो राजनीति जो है वह शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला क्षेत्र होता है और वे अपने आधार पे ही शिक्षा की क्रियाओं का संचालन करना चाहते हैं। आर्थिक आधार, आज का जो माहौल है उसमें हर बच्चा केवल इसलिए पढ़ता है कि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, उसको कुछ अर्थ आवे, यानी कुछ रुपया उसको कमाने के लिए मिले। जब रुपया कमाने के लिए मिलेगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, उसके परिवार की, उसके समाज की, उसके देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो कहाँ से रुपया आएगा, किस कोर्स को हम करें, किसकी मांग है। जैसे अगर आज आप अध्यापक बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप वकील बन गए, आप इंजीनियर बन गए, तो रोज इन क्षेत्रों में नए नए खोज होते रहते हैं। अगर उन खोजों को हम लगातार नहीं देखते हैं, हम उनसे परिचित नहीं होते हैं, तो हमारी जो शिक्षण की पद्धति है, हमारी जो चिकित्सीय पद्धति है, हमारा जो इंजीनियरिंग का जो भी इंस्टॉलमेंट होता है वो सब बहुत पुराने हो जाएंगे और दूसरे देशों में जो जहाँ नए नए चीज़ों का अनुसंधान होता रहता है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ज़रूरत है कि अगर हम टीचर हैं तो नए नए जो खोज हो रही है उसको हम रोज़ डेली उससे हम परिचित होते रहें कि जिससे हम उसको अपने प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है उसमें अप्लाई भी कर सकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि लगातार जो खोजें हो रही हैं उसके आधार पे हम बने रहें, यानी आवश्यकता को हम महसूस करें। जब तक हम आवश्यकता को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले प्रश्न ये है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का मतलब होता है कि अगर हम बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो यह मनोविज्ञान का प्रयोग है। मनोविज्ञान का प्रयोग ये बताता है कि बच्चे के हिसाब से ही हम उसके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो बच्चे की ज़रूरत क्या है, किस क्लास में बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसी के आधार पर हमको पाठ्यक्रम तैयार करना है। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार, हर बच्चे में हमको वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण विकसित करना है। प्राचीन काल में आप देखेंगे तो कर्मकांडों पे पूरा आधारित था, जहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा था। लोग जादू टोना या जो कर्मकांड होते थे उसमें ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास हुआ,
तो हमारे अंदर वो जो रीति रिवाज परंपरा मान्यता है, उसको, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम पोषित करते हुए वैज्ञानिकता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन पहले के समय में अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पे वैज्ञानिकता का जो दृष्टिकोण है वो विकसित ही नहीं हुआ था, और वहाँ पे हम केवल इसी अंधविश्वासों के चक्कर में रह करके और तमाम सारी कुरीतियों को हमने अपना लिया था। तो हर बच्चे के अंदर हमको वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण विकसित करना है, इसको आधार मान करके हमको अपने पाठ्यक्रम को तैयार करना होगा। और लास्ट में है समय की मांग। समय की मांग का मतलब आज समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, अभिभावक क्या चाहता है, इन सारी चीज़ों को अगर हम पता है हमको, तो उसी के आधार पे हम अपने पाठ्यक्रम में बदलाव, अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन, अपने पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 हेडिंग आपको याद रहने चाहिए। आपको इसी के आधार पे आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि दार्शनिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है, राजनैतिक आधार क्या है, आर्थिक आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, समय की मांग क्या है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से अगर हम इसका सारांशीय रूप में विश्लेषण करें, तो दार्शनिक आधार का मतलब समस्याओं का पता लगाना और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना। सामाजिक आधार क्या है? समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जो समाज की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। राजनैतिक आधार क्या है? जो भी शासक वर्ग होगा वह अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में, अपने शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता है, और वह जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को देखना चाहता है उसी प्रकार के पाठ्यक्रम का वह निर्माण करना चाहता है, जिससे राजनैतिक आधार जो है वह भी पाठ्यक्रम निर्माण के आधार को प्रभावित करती है। आर्थिक आधार, हर बच्चा कमाना चाहता है, अर्थ कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, और उसी के आधार पे कि वह कौन सा कोर्स करे और उस कोर्स में वह क्या सीखे कि आज उसको तुरंत जॉब मिल जाए। तो आर्थिक आधार भी उसको प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब हो गया बच्चे की आयु, रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना। और वैज्ञानिक आधार है कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। समय की मांग, जिस समय समाज की जो मांग होती है उसी के अनुरूप उसको पाठ्यक्रम तैयार करके देने की ज़रूरत है। तो ये 7 हेडिंग आपको तैयार रहने चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। रोज़ दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे आपको एक क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं, जो व्यूअर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो निश्चित रूप से आपको हम और अधिक क्लास और अच्छा क्लास देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।